रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम्स में अगर एक एग्जाम है जहां पे मोस्ट ऑफ द सीएज और सीएफएज आर इंटरेस्टेड, दैट वुड बी सीबी ग्रेड ए। रीजन यही है कि देयर इज लॉट ऑफ सिलेबस ओवरलैप दैट दे वुड हैव स्टडीड इन देयर करिकुलम एज पार्ट ऑफ डूइंग सीए एंड व्हाट इज कमिंग इन सीबी। तो पेपर टू में बहुत सारा ओवरलैप है, कॉस्टिंग हो गया, कंपनी लॉ हो गया, अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सो दे फील दैट इट इज इन देयर जोन। और यही एक एडेड प्रेशर भी उन पे ऐड करता है, जिसके कारण उनको लगता है कि कैसे इंश्योर किया जाए कि इस एग्जाम को अब क्रैक करना ही है। और पेपर वन में थोड़ा सा उनको डर भी लगता है, बिकॉज दे आर वेरी मच यूज टू द कैलकुलेटर, सो डूइंग क्वांट रीजनिंग, जीए, जो कि बिल्कुल रट्टा रहती है, उनको काफी उसमें दिक्कत भी आती है। तो इस वीडियो में आई विल गिव अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू दैट हाउ सीएज और सीएफएस कैन क्रैक सीबी ग्रेड ए। क्या उनको ध्यान में रखना चाहिए, क्या फोकस रखना चाहिए, और किन गलतियों को उनको ध्यान में रखना चाहिए। तो बेसिकली वी विल डिस्कस दैट व्हाट आर द एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। वी विल डू स्वॉट एनालिसिस फॉर सीएज व्हेन दे आर प्रिपेयरिंग फॉर सेबी ग्रेड ए। फिर हम डिस्कस करेंगे कि वो फेज वन पेपर वन जो उनकी एक वन ऑफ द मेजर वीकनेस है, उसको कैसे वो सरकमवेंट कर सकते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे कि जो फेज वन और टू में पेपर टू आता है उसकी कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सर्टन सब्जेक्ट्स हैं जो उनके जोन से बाहर हैं, जैसे मैनेजमेंट हो गया या कंपनी लॉ, उन्होंने पढ़ रखा है बट बहुत ज्यादा फैक्चुअल है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर कैसे सीएज अपने बैकग्राउंड को एक यूज कर कर नो एक अच्छा शील्ड बनाकर कैसे इंटरव्यूज में एज ले सकते हैं, उसके लिए उनको क्या करना होगा। और उनके लिए अगर थ्रेट है, मुझे लगता है फेज टू में तो मेनली डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, या उनसे जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो सीएज हैं, तो ये थ्रेट्स को वो कैसे काउंटर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आगे जाने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू डाउनलोड दिस गाइड बुक फॉर सेबी असिस्टेंट मैनेजर एट जीरो कॉस्ट। इसका डाउनलोडेबल लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस गाइड बुक में आपको सेबी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, सैलरी, प्रमोशंस कैसे होती हैं, हायरार्की क्या है, डिपार्टमेंट्स क्या हैं, ऑफिसेज कहाँ कहाँ हैं, और आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे प्रिपरेशन में। डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा विच इज़ डिकोडेड इन फुल डिटेल, इवन मोर डिटेल देन व्हाट इज गिवन इन द नोटिफिकेशन, एंड यू विल गेट लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड सोर्सेज दैट यू कैन यूज इन योर सेल्फ प्रिपरेशन। ठीक है, जो वेरीफाइड है, एक तरह से ट्रस्ट की जा सकती हैं। तो आज ही आप इसको डाउनलोड कीजिए एंड यू सेट योर प्रिपरेशन इन द राइट मैनर। तो चलिए, अब हम डिस्कस करते हैं, जैसा मैंने बोला था, स्वॉट एनालिसिस डिस्कस करते हैं सीएस का या सीएफएस का सेबी ग्रेड ए को लेकर। तो सबसे पहले थोड़ा पैटर्न पे ब्रीफ ले लेते हैं। इसमें आपका फेज वन होता है, आपका फेज टू होता है। फेज वन में दो पेपर्स होंगे, पेपर वन और पेपर टू। फेज टू में भी दो पेपर होंगे, ये पेपर वन और ये सिमिलर पेपर टू जो फेज वन में आया था फेज टू में रिपीट होगा। तो पेपर वन में आपको फेज वन में 30 आउट ऑफ 100 चाहिए, ठीक है, जस्ट क्वालिफाइंग है। पेपर टू में फेज वन में आपको 40 आउट ऑफ 100 चाहिए, बट सिंस टोटल मुझे 80 चाहिए, ठीक है, तो 40 प्लस 30 70 बनते हैं। मैं यहाँ पे 50 ले लूंगा, क्योंकि सीएस तो यहाँ पे 50 ला ही सकते हैं आराम से। लेकिन पेपर टू बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि ये फेज टू में आएगा जहाँ पे आपको स्कोर मैक्सिमाइज करना है टू गेट सेलेक्टेड। और पेपर वन ये भी बहुत क्रिटिकल है, ये सिर्फ फेज टू में आएगा। तो ओवरऑल ये पैटर्न है। अब इतना तो क्लियर है कि यार पेपर वन मुझे सिर्फ 30 नंबर लाने हैं, उसके बाद ये फेज टू में नहीं आएगा, सो आई कैन जस्ट बी एट दी बॉर्डर और मैं सिर्फ 30 नंबर लाके इसको क्लियर कर दूं। पेपर टू क्रिटिकल है, फेज वन में इतना क्रिटिकल नहीं है, लेकिन फेज टू के लिए बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि वहाँ पे मेरिट बेस मार्क्स होंगे पेपर टू के। और पेपर वन ये बहुत क्रिटिकल है, लोग इसको करते नहीं है एंड तक, क्योंकि इसमें करने को ज़्यादा लगता नहीं है, बट ये बहुत क्रिटिकल पेपर है। इसमें अगर हम अच्छा नहीं करेंगे तो हम पेपर टू में अच्छा करने के बावजूद भी अपने सिलेक्शन के चांसेस खो सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल एक ब्रीफ है पैटर्न का। अब अगर मैं स्वॉट एनालिसिस करूं एक सीए या सीएफए कैंडिडेट जो सीए और सीएफए कंप्लीट करके बैठा है, देखिए, स्वॉट एनालिसिस में हम देखते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जो दूसरों के मुकाबले आपको एज देंगी, या क्या थ्रेट्स हैं जो आपके सिलेक्शन के चांसेस को कम कर सकते हैं। तो अगर मैं स्ट्रेंथ्स की बात करूं, तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, मुझे लग रहा है, दो सब्जेक्ट जो सीए या सीएफएस ने पढ़े होते हैं लेकिन जर्नली बाकी लोगों को ये बहुत मुश्किल लगते हैं, वो है कॉमर्स एंड अकाउंट्स और कॉस्टिंग। ये दो सब्जेक्ट पे अगर आपका अच्छा होल्ड है, आप बहुत आगे हो मेरे हिसाब से।
फाइनेंस में भी मैं थोड़ा बोलूंगा कि यार आपने चीज़ें पढ़ रखी होती हैं, हालांकि यहाँ पे कोर फाइनेंस नहीं आता है, बट फिर भी के आरबीआई के क्या फंक्शंस हैं, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, तो ये भी आपका एक स्ट्रेंथ एरिया रहेगा। वीकनेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा डर सीए और सीएफएस को लगता है पेपर वन में क्वांट रीजनिंग जीए में। ये उन्होंने नहीं किया होता है क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते नहीं हैं, और इनमें कैलकुलेटर्स यूज़ नहीं कर सकते हैं हम, लेकिन सीएज और सीएफएस को कैलकुलेटर्स का ही आदत होता है, तो इसमें वो काफ़ी घबरा जाते हैं, तो ये एक उनकी वीकनेस रहती है। फिर मैनेजमेंट उन्होंने ज़्यादातर नहीं पढ़ा होता है और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। कंपनी लॉ पढ़ा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा फैक्चुअल सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी उनको थोड़ी सी दिक्कत रहती है। और इकोनॉमिक्स, अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स दे वुड हैव रेड, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स उनका ज़्यादा होल्ड नहीं होता है। तो ये तीन सब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं उनकी वीकनेस रहते हैं इन पेपर टू। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो सबसे बढ़िया मुझे लगता है कि एज अ सीए इफ यू कैन बी इन द इंटरव्यू एंड नो शोकेस योर टैलेंट, कि यार मैं एक सीए हूँ, मुझे नॉलेज है, मुझे काफ़ी कुछ पता है, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपको एक्सेल करने के लिए, अपने मार्क्स इंटरव्यू में अच्छे लाने के लिए। जैसे आपने सिक्योरिटीज मार्केट लॉज भी पढ़ रखे हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग एंड ऑल, तो अगर आप उसकी नॉलेज वहाँ पे एग्जिबिट करते हैं, इट विल बी श्योर शॉट अ गुड इम्प्रेशन नो ऑन दी इंटरव्यू पैनल, और आपको मार्क्स ज़्यादा मिल सकते हैं। लेकिन कुछ थ्रेट्स भी हैं। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग फॉर फेज टू, जिसमें इंग्लिश का पेपर होता है, सीएस को स्ट्रक्चर में लिखना नहीं आता है, उन्होंने ऐसे डिस्क्रिप्टिव पेपर ज़्यादा दिए नहीं है, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा थ्रेट है। यहाँ पे अगर आपके मार्क्स कम रह गए तो पेपर टू की मेहनत भी बेकार चली जाएगी। फिर इंटरव्यू में एक एक्सपेक्टेशंस होती है ना कि यार ये बंदा सीए है, ये अपॉर्चुनिटी भी है, ये थ्रेट भी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि अगर आप अच्छे से इंटरव्यू नहीं दे पाए तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। भले ही आपका इंटरव्यू एक फ्रेशर से अच्छा हुआ हो, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी थी आपसे कि आप एवरेज कर कर भी कम मार्क्स लाएंगे। और काफ़ी सीएस वर्किंग रहते हैं, तो उनके पास टाइम नहीं होता है, वर्किंग भी उनका फिर 9-10 बजे तक उनकी शिफ्ट होती है, बिग फोर में ज़्यादातर जो काम करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा एक दिक्कत हो जाती है कि वो टाइम कहाँ से निकालें, और एक मेजर थ्रेट बन जाती है कि कैसे वो अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके जाएं। तो ये सारे चीज़ें जो मैंने आपको समझाई हैं, अब देखते हैं आगे इसको हम कैसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कैसे हम इसके ऊपर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो आपकी मेजर वीकनेस है फेज वन पेपर वन, उसको डिस्कस करते हैं, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश को। देखिए, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश सबसे पहले आप ये समझिए कि आपका एक एनालिटिकल माइंड है। आप इतना सीए सीएफए करके आए हैं, तो आपका एक अच्छा एप्टीट्यूड है, एनालिटिकल माइंड है, तो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश आप कर सकते हैं। आप उससे सिर्फ घबरा रहे हैं, साइकोलॉजिकल फियर है, और वो इसलिए है क्योंकि आपने इसको ज़्यादा कभी किया नहीं है। आप करेंगे तो आप कर लेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेटर्स का यूज़ यहाँ पे नहीं होगा तो थोड़ा सा शुरू में दिक्कत आएगी, बट आई थिंक 10th लेवल का मैथ्स है, 10th लेवल की रीजनिंग है, अगर आप एक एक घंटा भी डेली लगाएंगे, 1.5-1.5 घंटा आप लगाएं, ठीक है, जैसे पहले 10 दिन 1.5-1.5 घंटा क्वांट पढ़ लिया, फिर अगले 10 दिन 1.5-1.5 घंटा रीजनिंग पढ़ लिया। अगर आप इस तरह भी करेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, आई थिंक आप इसको मैनेज कर लेंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे 30 ही नंबर तो लाने हैं आउट ऑफ 100, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो साइकोलॉजिकली जो फियर है, सबसे पहले उसको निकालना है। क्वांट में सारे चैप्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और डीआई ज़रूर कर जाइए। 6 से 7 क्वेश्चंस डीआई के आएंगे, और अगर आप रेशो और परसेंटेज के बेसिक्स जानते हैं तो ये डीआई उन्हीं पे जर्नली बेस्ड होती है, आप ये डीआई भी कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आप ये 3-4 चैप्टर्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये अगर आप कर जाएं, तो 7-8 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, जहां से आपके 10 नंबर का जुगाड़ हो जाएगा, विच इज़ मोर देन सफिशिएंट आई थिंक। इससे ज़्यादा आपको एम भी नहीं करना चाहिए। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, क्रिटिकल रीजनिंग भी एग्जाम में आती है, बट मेरे हिसाब से अगेन अगर मैं पास्ट ईयर ट्रेंड्स देखूं तो इनइक्वालिटी और सिलोजिज्म आप कर सकते हैं, लॉजिकल चैप्टर्स हैं, चाइनीज कोडिंग से क्वेश्चंस आते रहते हैं सेबी में, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस, ये चैप्टर से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट्स में से अगेन 7 to 8 क्वेश्चंस आएंगे, और सीबी में क्वेश्चंस आसानी आते हैं। और यहाँ पे ट्रेंडिंग पजल्स जो आजकल हैं वही पूछे जा रहे हैं, जिसमें से बॉक्स बेस्ड पजल, डेजिग्नेशन बेस्ड पजल, फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड पजल, मंथ एंड डेट बेस्ड पजल। तो अगर आप ये देखेंगे अभी हाल ही के जो पेपर हुए हैं उनमें यही पजल्स ट्रेंडिंग है, तो आप इन पजल्स को प्रैक्टिस कीजिए। एक पजल भी अगर आपका बन गया
और यहाँ से आपने 3-4 क्वेश्चन निकाल लिए, तो अगेन आपके 8 क्वेश्चन हो जाएंगे। 10 नंबर का टारगेट, आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इससे ज़्यादा हमें टारगेट नहीं करना चाहिए। अगर मैं जीए की बात करूं, तो जीए देखिए बहुत वास्ट है। अगर आपका क्वांट रीजनिंग बहुत वीक है तो आपको जीए बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, फिर शायद आपको 4 महीने का भी पढ़ना पड़े। लेकिन अगर आपका क्वांट रीजनिंग सही है और इंग्लिश भी सही है, इंग्लिश में भी आपको लगता है कि 10-12 नंबर आ जाएंगे, तो आप 3 मंथ्स ऑफ जीए टारगेट कीजिए और उसमें सिर्फ आप मिसलेनियस जीए और फाइनेंस करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए। फाइनेंस करंट अफेयर्स में कोई सेबी, आरबीआई, इरडा, पीएफआरडीए रिलेटेड न्यूज़ है वो पढ़ लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़ है वो पढ़ लीजिए। मिसलेनियस जीए में अवार्ड्स, ऑबचुरीज, डिफेंस एक्सरसाइजेज, इंपॉर्टेंट डेज एंड देयर थीम, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज, एमओयूज, एग्रीमेंट्स, सारी जो एक जनरल नॉलेज होती है, स्पोर्ट्स, वो सारी आप पढ़ सकते हैं। तो ये 2 एरियाज आप पढ़ लीजिए। ये वाला एरिया आपको फेज 2 में भी काम आएगा, ठीक है। और स्टैटिक पार्ट पे 2-3 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप अपना पेपर 2 की तैयारी कर लेंगे तो स्टैटिक पार्ट के क्वेश्चंस मोस्टली आप हैंडल कर लेंगे। तो ये आपका प्रायोरिटी 1 है, ये प्रायोरिटी 2 है, और स्टैटिक आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा अगर आप अपना पेपर 2 का सिलेबस पूरा कर लेंगे। तो 3 मंथ्स ऑफ जीए वुड बी मोर देन सफिशिएंट। इससे ज़्यादा तभी करिएगा अगर आपका क्वांट रीजनिंग बहुत वीक है, आपको लग रहा है कि उसमें आप 5-6 नंबर भी नहीं ले पाएंगे, फिर आपको जीए पे बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तो इस तरह हम फेज 1 पेपर 1 को टैकल कर सकते हैं। और प्लीज मेक श्योर दैट यू सॉल्व लॉट ऑफ एमसीक्यूज, एटलीस्ट पर चैप्टर 50 to 60 एमसीक्यू सॉल्व कीजिए क्वांट में, रीजनिंग में, एंड सॉल्व 5 और 10 सेक्शनल टेस्ट ऑफ क्वांट रीजनिंग। इससे आपको प्रैक्टिस जो होगी ना, उसी से आपकी मेहनत में निखार आएगा, उसी से आप इंश्योर करेंगे कि आप एग्जाम में अच्छा करके आएंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि मैं पेपर 2 जो मेरा फेज 1 और 2 में आता है उसकी कैसे तैयारी करूं। जैसा मैंने डिस्कस किया था, पेपर 2 के कुछ सब्जेक्ट्स आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, जैसे कॉमर्स, कॉस्टिंग और फाइनेंस, लेकिन साथ ही साथ कुछ सब्जेक्ट्स मैनेजमेंट, कंपनी लॉ, इकोनॉमिक्स आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, रेदर वीकनेस है। तो यहाँ पे देखिए, आपको एक बात समझनी है कि आपको फेज 1 में, अगर आपके पास टाइम कम है, आपको फेज 1 तक पूरा सिलेबस करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने बताया था आपको, अगर 30 मार्क्स पेपर 1 में आ गए और 50 मार्क्स पेपर 2 में आ गए तो आप फेज 1 क्वालिफाई कर जाएंगे। तो 50 मार्क लाने के लिए अगर आप सारा सिलेबस नहीं भी कर पाते हैं फेज 1 तक, आप सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स टारगेट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे रेड में बाउंड्री में है मैनेजमेंट, कंपनी लॉ, कॉस्टिंग, फाइनेंस, ये 4 सब्जेक्ट जो रेड में है, इनको आप फेज 1 से पहले कर लीजिए। ब्लू वाले जो है वो आप फेज 1 के बाद कर लेना, बिकॉज फेज 1 के बाद आपको दोबारा से 40 डेज मिलेंगे टिल योर एग्जाम। तो ब्लू वाले आप फेज 1 के बाद कर लेना। एंड आई एम श्योर अगर आप इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ के जाएंगे ब्लू वालों को, तो सीए या सीएफए बैकग्राउंड वाला कॉमर्स, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में से 5-6 क्वेश्चन तो कर ही लेगा यार, क्योंकि इतनी तो नॉलेज है आप लोगों को। तो रेड वालों को आप फेज 1 से पहले टारगेट कीजिए। और मैंने बैलेंस रखा है, कुछ सब्जेक्ट्स आपकी स्ट्रेंथ वाले लिए हैं जैसे कॉस्टिंग और फाइनेंस, और कुछ सब्जेक्ट आपकी वीकनेस वाले लिए हैं मैनेजमेंट और कंपनी लॉ, ताकि एक बैलेंस हमारा बना रहे। तो अब इन सब्जेक्ट्स की कैसे तैयारी करनी है। मैनेजमेंट में देखिए यही मेन टॉपिक्स हैं, मैनेजमेंट, नेचर एंड स्कोप, लीडरशिप, एचआरडी, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन। बस इतना ध्यान रखिएगा कि सिलेबस से थोड़ा हटके ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये नहीं है कि अगर सिलेबस में एचआरडी में सिर्फ कॉन्सेप्ट और गोल्स लिखे हैं तो यही पढ़ना है। एचआरडी में रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, करियर प्लानिंग, अप्रेजल्स, काउंसलिंग, सब कुछ आ जाता है। ये सब कुछ आपको पढ़ना होगा। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन भी आया है आपका करियर पाथ मैनेजमेंट में, विच इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू करियर प्लानिंग, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ लीजिएगा। और मैनेजमेंट ईजिएस्ट सब्जेक्ट है, मुझे लगता है बहुत स्कोरिंग है। इसमें थोड़े कीवर्ड्स होते हैं, ट्रिवियल ट्रिवियल क्वेश्चंस जिसमें से पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि थ्योरी जेड को मैनेजमेंट की किसने दिया था। अब नाम आपको याद नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, भले ही पूरी थ्योरी जेड आती है। तो इस तरह के जो फैक्ट्स हैं या कीवर्ड्स हैं उनको हमने बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि मैनेजमेंट में हर लाइन में से एक क्वेश्चन बन सकता है। मैनेजमेंट के बाद अगर मैं बात करूं कॉस्टिंग की, ठीक है, ये आपका कॉस्टिंग जो आपका स्ट्रेंथ है, इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कॉस्टिंग में भी ये सिलेबस है आपका, सिलेबस के बाहर कुछ टॉपिक्स हैं जो स्टैंडर्ड बुक्स में अवेलेबल हैं बट सिलेबस में नहीं है, जैसे कि मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्टिंग, ओवरहेड कॉस्टिंग, एक्टिविटी कॉस्टिंग, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग। अगर टाइम मिले तो इनको कर लेना।
ठीक है, नहीं मिले तो 3 तो ये पढ़ ही लेना, क्योंकि ये बाकी कॉन्सेप्ट्स जो आप बाकी चैप्टर्स में पढ़ेंगे वहां पे भी रिलेट होंगे। भले ही फोर्थ एंड फिफ्थ ना कीजिए, वैसे लास्ट ईयर एक्टिविटी कॉस्टिंग से क्वेश्चन आया था, ठीक है, इसीलिए मैं ये चैप्टर्स आपको बोल रहा हूँ कि आउट ऑफ सिलेबस हैं, बट इनको कर लेना। अब कॉस्टिंग को कैसे हमने करना है, इसमें कुछ हाई प्रायोरिटी एरियाज में आपको बता देता हूँ, हालांकि आपको सारा कॉस्टिंग पढ़ना है। जो पहला यूनिट है ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये मेरा हाई प्रायोरिटी एरिया है। फिर मार्जिनल कॉस्टिंग, ये वाला मेरा हाई प्रायोरिटी एरिया है। फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेरा हाई प्रायोरिटी एरिया है। प्रोसेस कॉस्टिंग ये वाला, ये मेरा हाई प्रायोरिटी एरिया है। एंड माय एंटायर फोर्थ यूनिट लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, दिस इज टू इजी, दिस इज टू मच थ्योरेटिकल, कि अगर आप फर्स्ट सेकेंड और थर्ड यूनिट्स नहीं भी कर पा रहे हैं ड्यू टू टेक्निकलिटी, आप फोर्थ यूनिट जरूर कीजिएगा। यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम एनीवेयर एनी डे विदाउट इवन टचिंग द फर्स्ट 3 यूनिट्स। और कॉस्टिंग में न्यूमेरिकल्स आते हैं। फेज 1 में लास्ट ईयर एक ही न्यूमेरिकल आया था, लेकिन फेज 2 में 6 न्यूमेरिकल आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल को करना। न्यूमेरिकल के लिए ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से कॉस्ट शीट पे न्यूमेरिकल आ जाता है, जो आपका ये वाला यूनिट है। फिर मार्जिनल कॉस्टिंग, जो आपका ये वाला यूनिट है, यहाँ से पीवी रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस पे क्वेश्चन आ जाता है। फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जो आपका ये वाला चैप्टर है, यहाँ से मटेरियल एंड लेबर वेरिएंस पे क्वेश्चन आ जाता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस भी है, बट अगर टाइम लगे तभी इसको करना, नहीं तो छोड़ देना। एंड लास्ट इज प्रोसेस कॉस्टिंग, जो ये वाला चैप्टर है, यहाँ से एबनॉर्मल लॉस गेन पे क्वेश्चन आता है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पे क्वेश्चन आता है, तो ये भी हमें करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमें कॉस्टिंग को प्लान करना है। न्यूमेरिकल्स के लिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के लिए न्यूमेरिकल्स आपको जरूर करने हैं। और डोंट डू लेंदी न्यूमेरिकल, क्योंकि आप सीए बैकग्राउंड से हैं, देयर माइट बी इंक्लिनेशन कि आप मुश्किल मुश्किल भी कर लेंगे, बट एग्जाम में मुश्किल मुश्किल नहीं आते हैं। कॉन्सेप्ट मुश्किल हो सकता है, बट न्यूमेरिकल, लेंदी न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ये आप ध्यान रखना। तो ज्यादा लेंदी न्यूमेरिकल्स करने का फायदा नहीं है। सो नेक्स्ट लेट्स कम टू फाइनेंस। ठीक है, फाइनेंस आपका अगेन थोड़ा सा स्ट्रेंथ एरिया है, थोड़ा सा वीक एरिया है। फाइनेंस में भी सिलेबस के बाद ये 2-3 चैप्टर्स आप कर लेना। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ऑप्शंस आपका डेरिवेटिव्स का पार्ट है, यहाँ पे नहीं मेंशन्ड है डेरिवेटिव्स में, बट हमें करना है। म्यूचुअल फंड्स आपका इक्विटी और डेट से रिलेटेड है, तो हमें करना है। रिस्क मैनेजमेंट इज एनीवेज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट्स विच यू शैल बी डूइंग। अब यहाँ पे देखिए, लास्ट ईयर रूल ऑफ 72 टाइम वैल्यू ऑफ मनी से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये हमें चैप्टर्स कर लेने, इनको छोड़ना नहीं है प्लीज। और अगर मैं इसकी बात करूं हमारी फाइनेंस के सिलेबस की, तो जो ऑरेंज वाले मार्क चैप्टर्स हैं यहाँ पे, ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये आप बहुत अच्छे से कर लेना। ऐसा नहीं है कि बाकी चैप्टर्स नहीं करने हैं, बट इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। जो रेड मार्क क्वेश्चंस हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन और अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ये आप छोड़ सकते हो, इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं है। ये थ्योरेटिकल से चैप्टर है, यहाँ पे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में कंपनी लॉ बचता है। ये आपकी वीकनेस इसलिए है क्योंकि कंपनी लॉ फैक्चुअल है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है। इसमें जितने भी फैक्ट्स हैं, नंबर ऑफ डेज, ईयर्स, पेनल्टी अमाउंट्स, इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स, ये सारे आपको याद करने हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, एग्जैक्टली क्या डेफिनेशन है वो भी याद करनी है। इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स आपको याद रखने हैं। और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे पावर हायरार्की, अप्रूवल्स, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिफरेंट एंटिटीज। ठीक है, होता है ना कई बार कि यार शेयर होल्डर्स को रिमूव करने की पावर किसकी है, ऑडिटर को रिमूव करने की पावर किसकी है, ऑडिटर को अपॉइंट करने की पावर किसकी है। तो पावर रिलेटेड जो चीज़ें हैं, अप्रूवल, रिमूवल, अपॉइंटमेंट, वो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि किस केस में किसको ये पावर्स दी गई हैं। तो आप देखिए, क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्ट और फैक्चुअल आए हुए हैं। विद इन हाउ मेनी डेज शुड मनी बी डिपॉजिटेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज, डेज याद होने चाहिए आपको। विद इन हाउ मेनी डेज कैन अ पर्सन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी टू एनक्लैट, डेज याद होने चाहिए आपको, है ना। ये डेज याद है तो आप कर लोगे। तो अगर आप कंपनी एक्ट के क्वेश्चन देखेंगे, टोटल फैक्चुअल पेपर आता है। फेज 1 में 7 क्वेश्चन आए थे, उनमें से 5 फैक्चुअल थे। फेज 2 में 9 क्वेश्चंस आउट ऑफ 19 फैक्चुअल थे। बाकी जो 10 है वो भी ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्चुअल थे, ठीक है, बस वो डायरेक्ट थे बट फैक्ट बेस्ड नहीं थे, है ना। जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं या तो बिल्कुल नंबर बेस्ड होंगे या बिल्कुल डायरेक्ट होंगे, कॉन्सेप्ट नहीं होंगे।
तो बाकी 10 क्वेश्चन भी डायरेक्ट ही थे, कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं थे, मतलब वो चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी अगर कंपनी लॉ में आपको अच्छा करना है। ओवरऑल पेपर 2 में पढ़ाई तो करनी ही है, साथ में मेरा ये मानना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज करने हैं, क्योंकि एमसीक्यूज की आपको प्रैक्टिस नहीं है, एलिमिनेशन की आपको प्रैक्टिस नहीं है, कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कैसे करना है उसकी आपको प्रैक्टिस नहीं है, भले ही नॉलेज आपको है। तो ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और 20 मॉक टेस्ट के करीब आप दीजिए ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हमारा जो फेज 1 प्लस 2 का पेपर 2 का था वो हमारा हो गया है। फिर हम यूज करेंगे कि हम इंटरव्यू में कैसे एज बना सकते हैं अपना, अगर हम सीए बैकग्राउंड के हैं। देखिए, इंटरव्यू में एज बनाने के लिए हमने क्या करना है, हमने इंटरव्यू में एज बनाने के लिए हमने इंटरव्यू में अगर एज बनाना है, सॉरी, तो हमें ये याद रखना है कि मेरा सीए बैकग्राउंड है और सीए बैकग्राउंड को सबसे ज्यादा एज ये है कि अगर आपका नॉलेज अगर आप वहां पे एग्जिबिट कर पाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। जैसे अगर आपने सिक्योरिटीज मार्केट लॉस पढ़े हैं, आप दिखा दिखा पाओ कि मैंने मार्केट लॉस पढ़े हैं, तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे, आप बहुत अच्छा कर पाओगे, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप अच्छे से अपने मार्केट लॉज, जो सिक्योरिटी मार्केट लॉज हैं, उनको पढ़ के जाएं, अपनी नॉलेज पढ़ के जाएं, ताकि आप वहां पे दिखा पाएं कि यार मैं अच्छा हूं। देखिए, अपॉर्चुनिटी एक बार मिलती है, उसको ग्रैब करना पड़ेगा, अपनी नॉलेज एग्जिबिट करनी पड़ेगी, दिखाना पड़ेगा कि मैं दूसरों से कैसे अलग हूं। और अब सबसे बड़ा जो थ्रेट है आपके लिए वो है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आपको नहीं आती, आपको स्ट्रक्चर में लिखना नहीं आता है। लोगों को ये भी नहीं पता है कि ऐसे और ऐसे में क्या क्या हमें स्ट्रक्चर में लिखना होगा, प्रेसी में और समरी में क्या फर्क होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से अटेम्प्ट करने होते हैं। तो सबसे पहले अगर सीए और सीएफएस को इंग्लिश में एक्सेल करना है, आप एडिटोरियल्स पढ़ना शुरू कीजिए हिंदू और लाइवमिंट में, ठीक है। हिंदू और लाइवमिंट आप रेगुलरली पढ़ना शुरू कीजिए, उससे आपको पता लगेगा कि एसेस को कैसे स्ट्रक्चर में लिखना है, कैसे अपनी नॉलेज को एग्जिबिट करना है, ठीक है। और आपको एक आइडिया लगेगा कि एक अच्छा राइटिंग स्किल क्या होता है अगर आप एडिटोरियल्स को पढ़ेंगे। और वीकली आपको 2 एसेस, 2 प्रेसिस और 2 कॉम्प्रिहेंशंस करने हैं, लेकिन फेज 1 के बाद करने हैं, अभी आपके पास टाइम नहीं है। और इंग्लिश के 5 मॉक टेस्ट जरूर लिखने हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि टाइम कैसे मैनेज करना है और किस किस डिफिकल्टी से आपको गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑनलाइन होता है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। और 60 मिनट में हमें तीनों चीज़ें कंप्लीट करनी होती है, तो टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा, ऑनलाइन कैसे टाइप करना है उस पर आपको स्पीड बनानी पड़ेगी। ये आपका बहुत ही वीक एरिया है, इसीलिए ये मेजर थ्रेट है। अगर आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में एक्सेल नहीं कर पाए, आप सोचिए पेपर 2 में आपके 75 आ गए, जो 2/3 होके 50 रह जाएंगे, और पेपर 1 इंग्लिश में आपके आ गए 50 सपोज कीजिए, तो ये 1/3 होके, क्योंकि इसका 1/3 वेटेज है, ये अराउंड 16 पॉइंट समथिंग रह जाएंगे, टोटल बनेगा आपका अराउंड 66। ये कम है, आपको 70 लाना है, तभी जाके आपका कुछ सही होगा, ठीक है। तो पेपर 1 डिस्क्रिप्टिव राइटिंग बहुत क्रिटिकल है, और साथ में थ्रेट ये भी है कि आपकी जो इंटरव्यू एक्सपेक्टेशंस रहेंगी बहुत हाई रहेंगी। अगर आप सीए हो तो उनको लगेगा कि यार आपको सब कुछ आता है, और अगर आपको थोड़ा सा भी नहीं आता उनको लगेगा ये बंदा अच्छा नहीं है। तो सीए होने का एक अपॉर्चुनिटी भी है अगर आप उसको ग्रैब कर पाए, साथ ही ये सबसे बड़ा थ्रेट भी है कि अगर आप इंटरव्यू में अच्छा नहीं कर पाए, इनको लगेगा यार ले ये तो सीए है, इसको ये भी नहीं आता है। तो ये डबल एज स्वॉर्ड है जिसको आपको बहुत ध्यान से हैंडल करना पड़ेगा। और अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है
ठीक है, आप वर्किंग हैं, तो गाइज थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। मैं यही बोलूँगा कि फेज़ वन समहाउ आप निकाल लीजिए, लेकिन फेज़ वन के बाद आप ज़रूर छुट्टी लीजिएगा 2-3 हफ्ते की, सो दैट यू कैन नो डू मोर रिग्रेसिव स्टडी, और सॉरी दी मोर एग्रेसिव स्टडी, और उसको अच्छे से आप बहुत सारे एमसीक्यूज कर कर प्रैक्टिस कर पाएँ, बहुत सारे मॉक टेस्ट देकर प्रैक्टिस कर पाएँ, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की बहुत सारी प्रैक्टिस कर पाएँ। तो ये फेज़ वन के बाद आपको प्लान करना पड़ेगा कि आप कितने दिन की छुट्टी ले सकते हैं, कैसे अपनी प्रायोरिटीज़ को सही कर सकते हैं। ठीक है, और काफ़ी लोग अभी सेबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमारा एक लाइव क्रैश कोर्स है, ठीक है, सीएस। तो इसमें वैसे तो लाइव क्लासेस हैं, बट काफ़ी लाइव क्लासेस हो चुकी हैं, अब कुछ ही लाइव क्लासेस हैं जो बची हैं। जो पहले हो चुकी हैं वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, बाकी लाइव क्लासेस आप लाइव देख सकते हो। ठीक है, तो ये लाइव क्लासेस आपकी 30 दिसंबर तक चलेंगी। इसमें आपको लाइव क्लासेस के अलावा नोट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के टेस्ट मिल जाएंगे, इवैल्यूएशन मिल जाएगी। तो एक कंप्लीट सोल्यूशन है आपकी प्रिपरेशन के लिए। यह आप हमारी वेबसाइट edutap.in पे जाकर कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, या हमारे नंबर 8146207241 पे कॉल कर सकते हैं। सो आई विश यू ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।